गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश को आज़ाद हुए कितना, आज हम कौन सी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसीलिए मैंने अपना जो फ्रंट पेज है वो तिरंगे की तरह का बनाया है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसके, जूरिस्प्रूडेंस के, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थे। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि जूरिस्प्रूडेंस के सर क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो अब बेटा परेशान मत हो, अब मैं इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे करके कि आप लोग कहोगे सर अब जूरिस्प्रूडेंस रहने दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। ओके, लगभग आज कल परसों 2-3 दिन अब मैं लगातार सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग कम्स अंडर शेड्यूल। देखो शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है आपके उसमें। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स का जो होता है ये किस शेड्यूल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के जो स्टैंडर्ड्स है ये किस शेड्यूल में दिए हुए हैं, शेड्यूल ए, सी, डी या F2। तो बच्चों जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है वो अंडर शेड्यूल F2 में इसके स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेना, याद नहीं होगा बार बार देख लेना, हम ये वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। ठीक, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर शेड्यूल। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट का इंपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग किस शेड्यूल के अंडर में आता है, शेड्यूल ए, बी, सी, डी। तो किसके अंडर में आता है बच्चों, तो जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं हमारे शेड्यूल सी के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा या यूनानी कम्स अंडर शेड्यूल। जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं अंडर आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक है या यूनानी है, ये किस शेड्यूल के अंडर में आते हैं, C1, D1, E1 या शेड्यूल F। तो बच्चों ये आते हैं हमारे शेड्यूल E1 के अंदर। जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं अंडर द, जो आयुर्वेद के अंदर में जिसमें सिद्धा और यूनानी इंक्लूड होता है, ये आते हैं शेड्यूल E1 के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट है GMP रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कम्स अंडर शेड्यूल। बच्चों जो GMP होती है, GMP को क्या बोलते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सिंपल सी बात करें तो बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे मैन्युफैक्चर्स होती हैं मेडिसिन आपकी, उसके जो प्रेमाइसेस हैं मीन्स उसकी जो बिल्डिंग है, जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन सब की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कितना लेआउट होना चाहिए, कितना मिनिमम इक्विपमेंट होना चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, कौन सी कंडीशन होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना RH होना चाहिए, ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये एक शेड्यूल के अंडर में, मीन्स शेड्यूल बना दिया गया स्टैंडर्ड कि इसके अंडर में ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब इंडस्ट्री रन कर पाएगी। तो ये किस शेड्यूल में आता है, शेड्यूल F, शेड्यूल G, शेड्यूल K, शेड्यूल M। तो बच्चों हमेशा याद रखो जब भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात किया जाए तो GMP है यानी शेड्यूल M। ओके, कंपनी का सबसे बेसिक शेड्यूल शेड्यूल M होता है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी कम्स अंडर शेड्यूल। सब मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम इक्विपमेंट कितने होने चाहिए, कौन से होने चाहिए कि जो आपकी फार्मेसी है वो क्या करे, इफिशिएंट रनिंग हो सके, यानी कि काम चलाओ मीन सही तरीके से चलाया जा सके। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी उसकी लिस्ट क्या है, ये किस में दिया है, अंडर शेड्यूल KMNO। तो देखो बच्चों जब नंबर की बात करें, मिनिमम नंबर यानी लिस्ट है ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, शेड्यूल N, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो शेड्यूल N के अंडर में आता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर शेड्यूल। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस शेड्यूल के अंडर में आते हैं, इसका स्टैंडर्ड्स जो है किस शेड्यूल में दिया है, शेड्यूल M, शेड्यूल N, शेड्यूल O या P। तो बच्चों जब बात करते हैं हम किसके, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड की, तो इसके स्टैंडर्ड्स दिए हैं शेड्यूल O में, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल। जो लाइफ पीरियड, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये किस शेड्यूल में अंडर में आती हैं, शेड्यूल MNOP। तो बच्चों लाइफ पीरियड की बात है यानी P, यानी शेड्यूल P के अंडर में आती हैं। ओके, नेक्स्ट है PCI कंस्टिट्यूटेड इन। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यहाँ पे उठाया है
क्योंकि इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी होने की वजह भी है, क्योंकि कुछ बुक्स कुछ और बोलती हैं, कुछ बुक्स कुछ और बोलती हैं, है ना। इंटरनेट पे आप सर्च करने जाओ तो विकीपीडिया, देखो इंटरनेट पे जो मेन चीज़ होती है ऑथेंटिकेटेड होती है, दैट इज़ विकीपीडिया। विकीपीडिया में चीज़ें गलत नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी इसीलिए हो रही है, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। तो पीसीआई कंस्टिट्यूट 1948, 1949, 1950, 1955, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपके लेवल की जो भी बुक्स हैं, उन सब में दिया है क्या, 1949। मैंने बताया था 1948, उसके पीछे का रीज़न मैं खुद लेके आया हूँ। देखो ये है विकीपीडिया, किसका, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसमें खुद देखो बच्चों लिखा हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो इसमें ये हुआ रीज़न क्यों, उसके पीछे की वजह है। देखो क्या होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये जो बॉडी होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मीन्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इसको क्या करती है, बनाती है, कंस्टिट्यूट करती है। इट कंस्टिट्यूटेड अंडर 19 फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक, राइट। 1948 में फार्मेसी एक्ट के अंडर में ये क्या करती है, कंस्टिट्यूटेड की जाती है। और ये जो काउंसिल है, इट वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन 4 मार्च 1948। ये कंट्रोवर्सी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी बुक्स कुछ और बोल रही हैं और विकीपीडिया कुछ और बोल रहा है। ये देखो भाई, फार्मेसी काउंसिल का ऑफिशियल लोगो है ये, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसमें भी देखो लिखा हुआ है एब्रिविएशन में पीसीआई, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 4 मार्च 1948, आज से 73 साल पहले, है ना। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यही एक वजह है कि जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसी वजह से हुई है। कुछ बुक्स में भी यही 4 मार्च 1948 दिया है, हायर राइटर्स की बुक में, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। फिर भी मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो 1949 लगाना, इसलिए क्योंकि आपकी बुक्स यही बोलती हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एग्ज़ामिनर हो, जिसने पेपर बनाया हो, उसने ये विकीपीडिया देखा हो, ठीक। तो जो बुक्स आपके सिलेबस की हैं वही बना के चलना, इसीलिए मैंने प्रूफ दिखाया कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। इफ़ ड्रग लेबल्ड इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड मैनर, देन चांसेस ऑफ, बच्चों एक ड्रग लेबल का, जो ड्रग्स पे लेबल होती हैं, एज पर रूल उसका एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है कि उसी मैनर में ड्रग्स हमारी प्रेस्क्राइब होनी चाहिए, ठीक। अब अगर उस मैनर में प्रेस्क्राइब नहीं है, इट मीन्स क्या हो सकता है, अडल्ट्रेटेड ड्रग हो सकती है, मिसब्रांडेड ड्रग हो सकती है, या स्पूरियस ड्रग हो सकती है, या नन। तो बच्चों ये मेन जो मिसब्रांडेड ड्रग्स हैं, मेन रीज़न उसका ये होता है, कभी कलर चेंज हो जाता है, या जो उसका लेबल होता है वो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल इन एक्टेड इन, बच्चों जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एक्ट है वो कब आया, 1975, 1980, 1985 या 1990। तो बच्चों ये जो एक्ट है ये आया है 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास्ड इन, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, 1948, 52 या 55 या 75 में। तो बच्चों मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया हमारा 1955 में, 1955 में। इस स्लाइड में मैंने बेसिक चीज़ें ली हैं, जैसे ईयर कब पास हुआ है, क्योंकि इन पे भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो बनाऊंगा उस पे क्या है, उसकी पेनाल्टीज क्या क्या है, कितना इम्प्रिजनमेंट होता है, कितना रुपया आपको भरना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें क्या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक और नार्कोटिक्स या नार्कोटिक ड्रग्स ऑन विच ड्यूटी हैज़ बीन पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज। देखो बच्चों क्या है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं, इनको स्टोर करने के लिए, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक लाइसेंस प्रमाइसेस होता है, जिसका लाइसेंस अप्रूव्ड होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक में ड्यूटी पे की जाती है, एक में ड्यूटी नहीं पे की जाती, सिर्फ यही चीज़, इसी का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, विच ड्यूटी हैज़ बीन पेड। तो ये कंडीशन होगी किसकी, टॉयलेट प्रिपरेशन, बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग या नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। बच्चों जब ड्यूटी पे की जाएगी वहाँ पे होगा नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ड्यूटी पे की जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग
अल्कोहल, ओपियम, इंडियन हेम्प और नारकोटिक्स या अदर नारकोटिक्स ड्रग्स ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। देखो ध्यान रख से इस पॉइंट को समझ लेना, क्योंकि एक ही डिफरेंस है ब्रांडेड और नॉन बॉन्डेड में। बॉन्डेड यहाँ पे क्या है, ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो है टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं हमारी, ठीक है, या नारकोटिक ड्रग्स हैं, इनका अगर हम स्टोरेज करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारे पास बिल्डिंग प्रमाइसेस है अप्रूव्ड, ठीक, अगर हम इस चीज़ के लिए स्टोर करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए अगर ड्यूटी पे करते हैं तो हमारी क्या है, नॉन बॉन्डेड है। और ड्यूटी पे नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला केस यहाँ पे क्या है, ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, दैट मीन्स इट इज कम्स अंडर बॉन्डेड इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो हमेशा बॉन्डेड में ड्यूटी पे नहीं करनी है, नॉन बॉन्डेड में ड्यूटी पे करनी है, ओनली दैट इज द डिफरेंस, ठीक, ध्यान रखना इसको। प्रिंसिपल टाइप ऑफ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन विच कंटेन सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल मीन्स असावा, अरिस्टा, ए एंड बी एंड नन। तो बच्चों असावा और अरिस्टा that contains self-generated alcohol under the Ayurvedic preparation, that two are the principal type of Ayurvedic preparation. Which one? Asava and Aristas. Okay, यानी C हमारा सही है। When goods export from bonded warehouse, packages should be legible marked in ink or oil color. बच्चों अगर कोई बॉन्डेड वेयर हाउस से, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्या है, बॉन्डेड वेयर हाउस से कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है यानी बाहर भेजा जा रहा है, तो उसके जो पैकेट होते हैं उसके पैकेट पे लेजिबल मीन्स रीडेबल, मीन्स सिर्फ दिखाई ना दे, रीडेबल हो, ईजिली रीड कर सको आप, उस पर क्या है, इंक से मार्क होगा, ठीक है, और या किसी ऑयल कलर से, ठीक, अगर उसका अपना खुद का लोगो है तो लोगो होगा, और कुछ इंफॉर्मेशन होंगी। कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रोग्रेसिव नंबर कमेंसिंग विद 1 फॉर ईच ईयर, एक उसमें कोई ईयर का प्रोग्रेसिव नंबर होगा जो ईयर के साथ साथ बढ़ता घटता रहेगा। ओके, ओनर्स नेम एंड स्पेशल मार्क इफ एनी, ओनर का या तो नाम रहेगा या नाम और क्या, उसका लोगो, उसने अगर कोई लोगो बना रखा है तो उसका लोगो भी उस पर रहेगा। दूसरा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्यूटेबल गुड्स विद देयर अल्कोहलिक कंटेंट, जो क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो ड्यूटेबल गुड्स है जिसकी हमने ड्यूटी पे की है, ठीक है, उस पे अल्कोहलिक कंटेंट कितना है ये मेंशन करना होगा, ठीक, यानी ऑल ऑफ द, ये सारे पॉइंट्स किसके लिए हैं, अगर हम कोई भी बॉन्डेड वेयर हाउस से कोई भी गुड्स अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पैकेट पे ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पास्ड इन 1940, 1948, 1954, 1975, तो 1954 में DNC एक्ट पास्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स, जो मैजिक रेमेडीज होती हैं उसमें क्या होता है, तलिस्मान, मंत्राज, कवच, ये जो है सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारी मैजिक रेमेडीज के अंडर में आती है, यानी ऑल ऑफ द एबव, है ना। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज फर्स्ट अमेंडेड इन, बच्चों जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी है उसमें पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था, यानी कि उसमें सुधार कब हुआ था, नई चीज इंक्लूड कब, कभी किसी चीज में अमेंडमेंट, जितने भी एक्ट हैं उन सबके अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। भाई बताइए, जैसे मान लिया इंडियन फार्माकोपिया है या ब्रिटिश फार्माकोपिया या कोई भी चीज है वो चेंज क्यों की जाती है, नया एडिशन जब आता है तो क्या होता है, उसमें अमेंडमेंट्स यानी कुछ ऐड किया जाता है, ठीक है, कुछ नई चीज़ें मार्केट में आती हैं, नई एडिशन की आप बुक क्यों लेना पसंद करते हो, क्योंकि उसमें कुछ नया इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो पहला अमेंडमेंट कब आया था DNC एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ का, 1954, 1960, 1963 या 1975। तो बच्चों 1963 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ का पहला अमेंडमेंट आया था। ओके, नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट पास्ड इन, पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था, 1910, 1948, 1954 या 1919। तो पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन 1919। ओके, 1919 में पॉइजन एक्ट पास हुआ था, ठीक है। द पेनल्टीज इफ एनीवन इंपोर्ट सेल
एनी पॉइजन एक्सेप्ट प्रेस्क्राइब्ड अंडर एक्ट शैल बी पनिशेबल फॉर फर्स्ट टाइम। देखो क्या है कि कोई भी इंसान है अगर अपने पास या तो पॉइजन रखता है या कहीं से उसको मंगाता है या बेचता है, कौन सा, एक्सेप्ट यानी उसके अलावा जो एक्ट में जो पॉइजन एक्ट है उसके अलावा जो अगर कोई भी ये काम करता है तो वो पनिशेबल होगा फर्स्ट टाइम। उसकी क्या होगी, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट विथ 500 फाइन, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट विथ 1000 फाइन, 9 मंथ इम्प्रिजनमेंट विथ 1500 फाइन्स, 1500 रुपीज़ फाइन्स, है ना, या ना ऑफ द। तो बच्चों जो पहली बार होता है वो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट होता है विद 500 रुपीज़ फाइन। ओके, अगर दूसरी बार करता है तो 6 मंथ की उसकी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी और 1000 रुपये फाइन हो जाएगा। इसी तरह जितने बार पकड़ता जाएगा ये चीज़ें नंबर्स में बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये पेनल्टीज होंगी। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, टाइम कम है, इसलिए क्वेश्चन मैंने सिर्फ 20 बनाए हैं। शाम तक हो सकता है एक वीडियो में जैसा टाइम मिलता है और बना दूंगा। ओके बच्चों, फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बाय।